जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता था मैंने कल ही वीडियो बनाया था कि बिहार सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कि वो गेस्ट फैकल्टी की ही बहाली करने वाली है यूनिवर्सिटी में, और आज उसका फाइनल नोटिफिकेशन भी आ गया जो कि आपके सामने है। एक एक करके चर्चा करेंगे कि एज क्या रहने वाला है, योग्यता क्या क्या रहने वाला है, किस सब्जेक्ट का होने वाला है, ये जो एपीआई आधारित सिलेक्शन होगा उस एपीआई का फॉर्मूला क्या है, एक एक करके चर्चा करेंगे। आगे इस ड्राफ्ट में सब चीज़ का वर्णन किया गया है, तो एक एक करके वीडियो भले लंबा होगा लेकिन आप इत्मीनान से देखिएगा, एक जगह देखने से जानकारी हो जाएगा। इससे पहले मैं इसके रिलेटेड वीडियो बनाता रहा, तैयारी कैसे करनी है हिंदी साहित्य का, यूजीसी नीट वगैरह का, मैं भी इस पर वीडियो बनाता हूँ। लेकिन क्या है कि मैं बार बार कहता था, बहुत सारे चैनल पे, बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैं बार बार देखता था कि लोग हमेशा बोलते थे कि बिहार सरकार बेट का आयोजन करेगी, बेट का आयोजन करेगी। मैं स्पष्ट बोलता था कि बिहार सरकार किसी प्रकार के कोई बेट का आयोजन करने वाली नहीं है, क्योंकि वो जितने जल्दीबाजी में जो 211 नवसृजित कॉलेज हैं उसमें प्रोफेसर की उसको बहाली करने थे, उसमें बेट का कहीं दिखता नहीं था। ये मुझे पता था और होना भी नहीं था। और आज देखिए फाइनल ड्राफ्ट आ गया और इसी ड्राफ्ट के पर आधारित है, इसमें कहीं कोई बेट का जिक्र नहीं है। ठीक है, जो नेट क्वालिफाई हैं और जिन्होंने मास्टर डिग्री किया हुआ है उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन दिक्कत यही है कि ये रेगुलर नहीं है। ठीक है, ये फिक्स टर्म के लिए है। तो एक एक करके हम इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है देखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को देख लें, वहाँ पे आपको ये सेम चीज़ का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे आज 15 जून, आज 17 जून है वैसे, 16 जून या 17 जो भी है, लेकिन ये 15 तारीख के डेट का जो नोटिफिकेशन है वो हम लोग के समक्ष आ गया है। अब यहाँ से नीचे देखते चलेंगे, ये क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ ओपिनियन ऑन द ड्राफ्ट स्टेटू इन एंगेजमेंट ऑफ फिक्स टर्म फैकल्टी इन पीजी डिपार्टमेंट एंड कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। यानी कि ये सब्जेक्ट क्या है कि जो पीजी डिपार्टमेंट्स हैं और कॉलेजेस हैं उसके लिए ड्राफ्ट स्टेटू है, यानी ये ड्राफ्ट है कि कैसे किस तरह की बहाली लेनी है। ठीक है, तो ये सब पढ़ते रहिएगा। अब क्या है कि ये जो ड्राफ्ट बन के आया है ना, उसमें अगर किसी से कोई कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपना ओपिनियन 10 दिन के अंदर दे सकते हैं। और ये बात किससे कही गई है, बिहार राज्य के अन्य जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसके जो वीसी है ना, उनसे उनका ओपिनियन मांगा गया है कि इस पर यदि आपका कोई विचार है तो आप दीजिए, ताकि 10 दिन के अंदर विचार किया जाए। अब मुझे लगता है कि अगले इस महीने के लास्ट तक विज्ञापन आ ही जाएगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अब हम नीचे आएंगे और एक एक करके सारा चीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारा चीज़ पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, और ऑलरेडी तो मैं पढ़ चुका हूँ। यहाँ एक चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा था कि जो कॉन्वेनर है ना, परमेंद्र कुमार वाजपेयी, जो कि वर्तमान में अभी जेपी यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, अभी कुछ दिन पहले इनके ऊपर मोबिल फेंक दिया गया था, बहुत चर्चा में चल रहा है, उस पर एफआईआर वगैरह भी हुआ है। हालांकि मैं भी यहाँ का प्रोडक्ट रहा हूँ, तो मैं यहाँ के हर एक चीज़ से परिचित हूँ, कैसे क्या रहता है। आज भले मैं अब उसका वहाँ नहीं रहा, मैं अभी कहीं रेलवे में नौकरी में हूँ, बस इसलिए मैं इस चीज़ों को नहीं देख पाता। अब आप इस चीज़ देख सकते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अब धीरे धीरे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद से देखेंगे ये प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हैं 2026 विश्वविद्यालय सेवा और मतलब नियुक्ति नियमावली जो है उसको देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं है। फिर से नीचे आते हैं, देख सकते हैं कि अप्लीकेबिलिटी, यानी कि क्या बोलते हैं, आवेदन कौन कौन कर सकता है, इसका आवेदक कौन कौन हो सकता है, योग्य कौन कौन है। अब देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ना, एक कैंडिडेट जो है ना उसको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। लेकिन जो एससी हैं, जो एसटी हैं और जो पीडब्ल्यूडी हैं, यानी विकलांग टाइप के हैं, वे लोगों को 5% की छूट दी जाती है, और उनका मार्क्स 50% होना चाहिए, देन एलिजिबल होंगे। दूसरी एक योग्यता तो ये हो गया, और दूसरी योग्यता क्या है कि वो व्यक्ति पीएचडी होना चाहिए और नहीं तो नेट क्वालिफाई होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक, और ये यानी कि 2 योग्यता हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। पहली योग्यता क्या है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, और दूसरी योग्यता क्या है कि नहीं तो पीएचडी होना चाहिए नहीं तो नेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके सामने है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। फिर आते हैं एसेंशियल एलिजिबिलिटी। वो मैं तो ये ऑलरेडी आपको पढ़ के बता दिया, लेकिन आप अगर चाहते हैं ऑफिशियल पढ़ना तो यहाँ आप देख सकते हैं, क्वालिफाइड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कंडक्टेड बाई यूजीसी CSIR और एनी इक्विवेलेंट टेस्ट अकॉर्डेड बाई यूजीसी
ठीक है, इन द कॉन्सर्न्ड सब्जेक्ट। ठीक है, और बी क्या कह रहा है, बीन अवॉर्डेड ए पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी। ठीक है, तो ये सब मैं तो चर्चा कर ही दिया हूँ। अब एक चीज आता था एज को लेकर के, बहुत सारे कैंडिडेट्स का कॉल आता था, मैसेज आता था कि सर एज क्या रहेगा, एज क्या रहेगा। तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग फेक कुछ भी फैलाते थे, बट मैं सबको एक ही बात कहता था कि भाई वेट फॉर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार कर लीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये रहा ना, किसी व्यक्ति को कोई गलत जानकारी नहीं देनी है। जो कुछ भले देर लगे, समय लगे, लेकिन उसको जो जानकारी देना है ऑफिशियल देना है और अच्छी जानकारी देना है। इस क्रम में वेट किए और अब आपके सामने आज ऑफिशियल जानकारी आ रहा है कि एज क्या लेने वाला है। तो एज जो है ना 1 जून 2026 को मिनिमम 23 साल होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 40 साल होना चाहिए। ठीक है, ये देख लेंगे। अब फिर आते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि आखिर सिलेक्शन होगा कैसे। ठीक है, तो सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक क्रेडेंटियल्स 88 मार्क्स एंड इंटरव्यू कितना है 12 मार्क्स, यानी टोटल 100 मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। यानी एपीआई स्कोर क्या है, 100 मार्क्स के हिसाब से होने वाला है। अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, यानी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, ये चीज यहाँ दिया हुआ है। द मार्क्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड इंटरव्यू शैल बी अवॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 1 to 7 अपेंडेड इन द स्टैट्यूट। उसके बाद यहाँ देखेंगे सिलेक्शन कमेटी रहेगा, तो जो भी है यहाँ आप देख लेंगे। शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू, ये भी यहाँ से देख लेंगे। और यहाँ से देखेंगे इंटरव्यू जो होगा 12 मार्क्स का होगा, ऑलरेडी मैंने ऊपर चर्चा भी किया था। अब इसमें क्या क्या रहेगा, इंटरव्यू भी दो भागों में बटा रहेगा। पहला क्या रहेगा, क्लास डेमोन्स्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ सिलेक्शन कमिटी, आप यहाँ से देखेंगे वो 6 मार्क्स का है। और पर्सनल इंटरेक्शन इन फ्रंट ऑफ सिलेक्शन कमिटी, ये भी 6 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, द डिसीजन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी शैल बी फाइनल, यानी जो सिलेक्शन कमिटी है ना उसी का डिसीजन सबसे फाइनल रहेगा। अब नेचर ऑफ देख सकते हैं, टर्म ऑफ एंगेजमेंट देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे द इनिशियल एंगेजमेंट शैल ऑर्डिनरी बी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग अंटिल 24 दिसंबर ऑफ द रिवेलेंट ईयर। ठीक है, यानी 24 दिसंबर जो है ना प्रत्येक साल का उस दिन तक रहेगा और एक एक साल करके बढ़ाया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी की बहाली ऐसी ही होती है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे वर्कलोड एंड ड्यूटीज देख लेंगे। कह रहा है कि ए फिक्स टर्म फैकल्टी मेंबर शैल बी अंडरटेक ए टीचिंग वर्क ऑफ मिनिमम 16 क्लास पर वीक। और प्लस इन एडिशन द फैकल्टी मेंबर में बी असाइंड एकेडमिक एग्जामिनेशन, रीमेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, एसरेडिएशन, IQ की जो भी इस समय चीज में शामिल होगा। रिम्यूरेशन यहाँ देख सकते हैं, लीव देख सकते हैं कि आपको छुट्टी कौन कौन सी मिलेगी। तो छुट्टी ग्रुप में आप देखेंगे 12 डे CL मिलने वाला है और 8 दिन क्या मिलने वाला है, आपको मेडिकल के लिए मिलना है। ठीक है, ML मिलना है। उसके बाद से लीव शैल बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी छुट्टी जो है आपको उस इंस्टीट्यूशन के हेड से लेना होगा। अलॉटमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन देख लेंगे। ठीक है, यहाँ नीचे आते हैं द डिसीजन ऑफ द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रिगार्डिंग अलॉटमेंट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। प्रोविजनल इंगेजमेंट, ये भी कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैंसिलेशन ऑफ इंगेजमेंट देख सकते हैं। वेयर एनी इन्फॉर्मेशन फॉर्निश्ड बाय ए कैंडिडेट इज फाउंड टू बी फॉल्स, यानी कोई भी जानकारी आपके द्वारा दी गई है गलत पाई जाती है तो आपके आवेदन को रद्द किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ शेड्यूल देख सकते हैं मार्क्स का अलग अलग, किस मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो पावर ऑफ रिमूव डिफिकल्टीज, ये सब तो है। इंटरप्रिटेशन, ये सब भी है। अब यहाँ देखेंगे मार्क्स। ठीक है, कैसे कैसे आपका एपीआई का स्कोर क्या रहने वाला है उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एपीआई के स्कोर में देखेंगे ए मैक्सिमम ऑफ 10 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड इन द बेसिक ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यानी आपका जो इस बार जैसे पहले क्या होता था ना कि एपीआई स्कोर का जब कैलकुलेशन होता था ना तो ग्रेजुएशन से जोड़ते थे, लेकिन यहाँ क्या किया है इस बार नया जो ड्राफ्ट आया है ना उसमें मैट्रिक से कर दिया है। ये भी एक अच्छी बात है। तो यहाँ देखेंगे यानी कि मैट्रिक में क्या है मैक्सिमम 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यानी आपका मैट्रिक में कि जितना भी परसेंटेज आया होगा 10 मार्क्स का रहेगा। तो जिसके 98% मार्क्स हैं उसका 9.8 होगा, जिसका 55% मार्क्स है उसका 5.5 आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। और टोटल कितने मार्क्स थे 10 मार्क्स। तो आप अपना देख लीजिए कि 10 मार्क्स में आपका कितना आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से क्या है कि एक चीज देखेंगे ना, कुछ कुछ नए जो बोर्ड है ना वो अब CGA GPA ग्रेड पॉइंट्स के रूप में रिजल्ट जारी कर रहे हैं। तो वैसा जिनका रिजल्ट जारी हुआ है ना उनको क्या करना पड़ेगा, इसको परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा। परसेंटेज में चेंज करने की बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वहाँ से आप सीख कर चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद से चेंज करके तब आप अपना परसेंटेज देख लीजिएगा। उस परसेंटेज के हिसाब से आप अपना कितना मार्क्स आपके हो रहे हैं आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा।
दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें एक चीज़ और आ गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। उसके बाद से आप जिस बोर्ड से पढ़े होंगे ना, जो कि परसेंटेज में नहीं होगा, उससे एक सर्टिफिकेट आपको लेना होगा जो कि परसेंटेज के रूप में देगा। यदि आपका सिलेक्शन होने वाला रहेगा तो आप उस बोर्ड में अप्लाई कीजिएगा तो परसेंटेज वाला सर्टिफिकेट भी दे देगा, तो अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नीचे, इंटर वाला देखेंगे, यहाँ से आ गया अब इंटर वाला, ठीक है। तो जो इंटर लेवल पे है ना, वो मैक्सिमम आपको 12 नंबर मिलने वाला है। कितना नंबर? 12 नंबर, ठीक है, 12 नंबर मिलने वाला है। तो आप यहाँ से इसका भी देख लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भी नीचे करके आते हैं। जिस व्यक्ति का 50% मार्क्स है 12 में, उसको 6 नंबर मिलेंगे, और इस हिसाब से 70% मार्क्स हैं तो आपको कितना मिलने वाला है? सॉरी, 8.4 मिलने वाला है। 80% मार्क्स हैं आपके इंटर में तो आपको 9.6 मार्क्स मिलने वाले हैं 12 में। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा कि आपने कितना इंटर में लाया है और उस हिसाब से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो आप मैट्रिक वाला देख सकते हैं 10 मार्क्स, इंटर वाला आप देख सकते हैं 12 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गए टोटल अभी कितने? 22 मार्क्स के हो गए, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ वही है कि यदि आप सीजीए हैं, जीपी हैं, तो आप उसको अपने परसेंटेज में करिएगा, परसेंटेज के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं। उसके बाद से अगर इसमें भी आपका सीजीपीए सर्टिफिकेट है तो आपको क्या करना है, बोर्ड को, जिस बोर्ड से आप पढ़े हैं उसको आवेदन दे करके परसेंटेज वाला सर्टिफिकेट लेना होगा जब आप सेलेक्ट हो जाइएगा तब। अब नीचे आते हैं, फिर अब ग्रेजुएशन देखेंगे। तो ये रहा ग्रेजुएशन का, यहाँ लिख रहा है मार्क्स टू बी अवॉइडेड फॉर द स्कोर ऑब्टेन्ड इन द कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल में अगर आपका 75% से ऊपर है तो 15 मार्क्स मिलेंगे, अगर 70% से 74% 75% के बीच है तो 13 मार्क्स मिलेंगे, अगर 49% से कम है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी आप देखेंगे मैट्रिक वाला कितना था? 10 नंबर, इंटर वाला कितना था? 12 नंबर, और ग्रेजुएशन वाला कितना है? 15 नंबर, ठीक है, मैक्सिमम। अब आप कितना इसमें आ रहा है आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ से देखिए पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि आपने पीजी किया है, ठीक है, तो पीजी में यदि आपके मार्क्स 55% से नीचे हैं तो 15 मार्क्स, अगर आपके 75% से ऊपर हैं तो 23 मार्क्स, ठीक है। यानी पीजी में मैक्सिमम कितना है? 23 मार्क्स हैं। अब आप देख लीजिएगा कि आप इसमें कौन से कैटेगरी में डिजर्व करते हैं और आपको कितना मार्क्स इधर मिल रहा है। तो इस तरह से ये पीजी वाला हो गया। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। यहाँ देखेंगे, यहाँ एक चीज़ है कि यदि आपने केवल नेट क्वालिफाई किया है तो आपके 10 मार्क्स ही मिलेंगे। केवल आपने पीएचडी किया है तो आपको 10 मार्क्स ही मिलेगा। अगर आप नेट और पीएचडी दोनों हैं तो आपके 20 मार्क्स हुए, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है, आपको दिखाता है एक जगह, यहाँ देखेंगे पीएचडी एंड नेट तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। और एक सबसे बढ़िया बात, जेआरएफ अगर आप किए हैं तो 18 नंबर मिलेगा, 2 नंबर ही कम मिलेगा। यानी यहाँ अगर देखा जाए तो एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से ही, ना ही सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पीएचडी का वैल्यू कम कर दिया गया है, और ये अच्छी बात है क्योंकि यदि आपने जेआरएफ किया है तो आपको 8 नंबर एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, ये डिजर्व करते हैं आप। तो इस चीज़ का, और मुझे लगता है कि जिस दिन फाइनल रेगुलेशन आएगा ना, मैं लिख के कह रहा हूँ कि इसी जो ड्राफ्ट है ना के आधार पे फाइनल सिलेक्शन होगा, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, इसी आधार पे ही सिलेक्शन होना है क्योंकि ये रेगुलेशन एकदम करेक्ट है, इसके आधार पे ही होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे नेट जो है 10, पीएचडी 10, एमफिल अगर कोई किया है तो 5, और एमफिल और नेट है तो उसको 15 मार्क्स मिलेंगे, जेआरएफ है तो 18 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से एमफिल और जेआरएफ है तो 23 मार्क्स मिलेंगे, अब पीएचडी है 2009 प्लस जेआरएफ है तो 28 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से टोटल एपीआई आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका कितना मार्क्स हो रहा है। उसके बाद से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बच जाता है, इंटरव्यू। इंटरव्यू ऑलरेडी मैंने ऊपर जिक्र किया था कि 12 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है, 6 मार्क्स इसमें मिलेंगे, 6 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे क्लास डेमोन्स्ट्रेशन में और पर्सनल इंटरेक्शन में। तो इस तरह से 12 मार्क्स यहाँ मिलने वाले हैं। ये भी अच्छा बात है क्योंकि इंटरव्यू का वेटेज कम कर दिया गया, और कम होना भी चाहिए क्योंकि ज़्यादा होने से ना करप्शन बहुत ज़्यादा होता था। जिनकी पैरवी पहुँच अच्छी खासी होती थी उनको अच्छे मार्क्स मिलते थे और मेरिट में वही आगे आ जाते थे। यहाँ आपके अगर 12 नंबर आने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा चीज़ क्या है, किस किस सब्जेक्ट की होनी है उसका यहाँ देख लेते हैं। तो हिंदी का होगा, इंग्लिश का होगा, इकोनॉमिक्स का होगा, हिस्ट्री का होगा, पॉलिटिकल साइंस का होगा और सोशियोलॉजी का होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आता था कि सर कौन से सब्जेक्ट का होगा, सर मेरा कंप्यूटर साइंस है, सर मेरा ये है वो है, मैं क्या कर सकता क्या नहीं कर सकता। तो आप यहाँ स्पष्ट देख लेंगे, ठीक है, इन्हीं सब्जेक्ट्स की फिलहाल होनी है। इसके बाद आगे चल करके फ्यूचर में जब कॉलेजेस में दूसरे दूसरे सब्जेक्ट के पढ़ाई शुरू होंगे तो आपको प्रोफेसर की बहाली वहाँ देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से
ये ऑफिशियल नोटिस निकल के आ रहा था, सोचा मैं आपके साथ चर्चा करूं। फिर अगला कोई नोटिस आता है तो मैं आपके साथ लेके आऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपडेट आपको वहाँ पल पल मिलता रहेगा। प्लस जो नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं वो भी मेरे चैनल से जुड़े रहें। हिंदी साहित्य से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे। मिलेंगे अगले किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।